बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह कविता हमने इसके पहले देखी थी। उसका पूरा विश्लेषण और उसकी जानकारी हमने ली हुई थी। उसके बाद में उसके नीचे के जो प्रश्न अभ्यास थे, प्रश्नों के उत्तर लिखो, यह भी हमने पूरा जान लिया था। आज हम देखेंगे भाषा सरिता, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। भाषा सरिता यह हमारा व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। तो भाषा सरिता में यहाँ पर दो प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें गुणवाचक विशेषण और दूसरा जो है वह है द्वंद्व समास। इसके बारे में दो प्रश्न हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गुणवाचक विशेषण और द्वंद्व समास इसके बारे में जानकारी बताती हूँ, क्योंकि इसके बारे में अगर जानकारी आप जानेंगे तो ही आप यह प्रश्न पूरी तरह से समझ जाएंगे। इसलिए चलो हम देखते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण यह विशेषण का एक प्रकार है और विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो इस बारे में देखेंगे हम कि विशेषण यानी क्या। तो विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण के उदाहरण क्या है वह भी देखिए कि यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर आपको एक उदाहरण दिया है। देखिए, काली गाय घास चर रही है। इसमें काली यह शब्द नीले अक्षर में मैंने लिखा है, यह एक विशेष है जो गाय के बारे में बताया दिया गया है, वह हम देखेंगे। दूसरा उदाहरण है, यह पर्वत ऊंचा है। तो यह जो दोनों वाक्य थे, इसमें काली और ऊंचा शब्द गाय तथा पर्वत की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह क्या है? यह शब्द विशेषण है। ठीक है। तो विशेषण का जो प्रकार है वह देखो। विशेषण यानी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के चार यहाँ पर भेद उन्होंने बताए हैं। वे कौन कौन से हैं मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और अंतिम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। तो यह क्या है? चार विशेषण के भेद। अब देखिए, इसमें से हम गुणवाचक विशेषण देखेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन पर बताया है। आप देखिए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, यह आम बहुत मीठा है, मेरी कमीज नीली है। ऊपर लिखे वाक्यों में मीठा और नीला शब्द आम के गुण तथा कमीज के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यह क्या है? गुणवाचक विशेषण। और एक बार मैं इसकी परिभाषा यानी गुणवाचक विशेषण की व्याख्या, जिसे आप डेफिनेशन कहते हैं, इसके बारे में जानकारी बता रही हूँ। आप देखिए कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी जो गुणवाचक विशेषण है, इसका क्षेत्र बड़ा है, यानी बहुत ही विस्तृत जानकारी है इसके बारे में। इसकी गिनती यानी गणना करना मुमकिन नहीं है। तो देखिए कौन कौन सा है इसमें। गुणबोधक, इसमें अच्छा, भला, सुंदर यह आता है। देखिए, गुणबोधक विशेषण इसमें अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ, शिष्ट यह सब होता है। दोषबोधक है उसके बाद में, मैंने स्क्रीन पर बताया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बुरा, खराब, उदंड, जहरीला है ना। रंगबोधक है, कालबोधक है, स्थानबोधक, गंधबोधक, दिशाबोधक, अवस्थाबोधक। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आकार बोधक है ना, स्थिति के बारे में। यह दशाबोधक। इस तरह से यहाँ पर उसके अलग अलग जो प्रकार है वह मैंने बताए हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। चलो देखिए, आगे देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण भी मैं आपको बता रही हूँ। यह मीठा अनार है, शाम को आसमान सुनहरा है हो जाता है। अक्षय एक डरपोक किस्म का आदमी है। इसमें मीठा, सुनहरा, डरपोक, मुलायम, नीला, नारंगी, स्वस्थ, हरी जो सब्जियां के बारे में बताया हुआ है। यह जो भी शब्द है यह सब क्या है?
गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। आप यह उदाहरण पढ़िए और इसे ध्यान में दीजिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर जो उदाहरण है, जो उसका स्पष्टीकरण गुणवाचक क्यों कहलाते हैं, इसमें क्या विशेष बात है, ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए 2 उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। पहला है वह बहुत डरपोक है। इसमें क्या है, डरपोक शब्द यह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि आप ऊपर दिए गए यह जो उदाहरण देख रहे हैं, इसमें डरपोक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रयोग करके एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है। जो शब्द हमें किसी व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं वे विशेषण होते हैं, अतः यह क्या है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, आगे का उदाहरण देखिए कि विकास का हृदय बहुत कोमल है। यहाँ पर कोमल क्या है, गुणवाचक विशेषण। तो इसमें कोमल शब्द का प्रयोग हृदय की विशेषता बताने के लिए किया गया है। इसलिए हम जानते हैं कि जैसे कि कोमल यह क्या है, गुण है, तो यह शब्द हमें वस्तुओं की विशेषता के बारे में बताते हैं, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। अतः यह भी क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हुआ। आगे देखिए यहाँ पर, मुझे लगता है आप अच्छी तरह से गुणवाचक विशेषण समझ में आया होगा आपको। तो पहला प्रश्न हमारा था, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर हमें इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको जवाब के रूप में उदाहरण दिया है, आप ध्यान से समझ लीजिए। पुलकित पंख, कड़वा निबोरी, उन्मुक्त गगन, यह क्या है इसके जवाब। तो ठीक है, यहाँ पर आपको पहला प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया है, मुझे ऐसा लगता है। अभी दूसरे प्रश्न की ओर हम देखेंगे। दूसरे प्रश्न में हमको देखना है द्वंद्व समास के बारे में। क्या देखना है, द्वंद्व समास। इसमें द आधा होता है, वह उससे जुड़ा हुआ होता है। इस तरह से लिखते हैं, देखिए द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास यानी क्या, तो इसमें दोनों भी पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर बीच में और या फिर या का बोध होता है। एक शॉर्ट हिंट मैं आपको बता दूंगी कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगता है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसमें योजक चिन्ह के थे, इसे सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। इसका बोध होता है, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। आगे देखिए, इसका हिंदी में किस तरह से स्पष्टीकरण है, द्वंद्व समास यानी क्या, उसको हिंदी में किस तरह से कहा जाता है, इसका विश्लेषण मैं आपको बता रही हूँ। जानिए कि इस समास में 2 पद होते हैं और दोनों की भी अवस्था प्रधान होती है, यानी प्रधान यानी श्रेष्ठ, दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों भी महत्वपूर्ण होते हैं। इनका विग्रह करने के लिए और, एवं, तथा या अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगाया जाता है। इसका बोध होता है इसमें, और दोनों भी पद एक जैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। एक कोई छोटा और बड़ा किसी कोई भी शब्द महत्वपूर्ण ऐसा नहीं होता, दोनों भी शब्द हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास लगाया जाता है। देखिए इसकी परिभाषा, परिभाषा यानी क्या, तो उसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं, उसकी व्याख्या। तो द्वंद्व समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो, प्रधान यानी एक समान, दोनों की भी एक जैसे ही उसमें महत्व होता है। एवं दोनों पदों को मिलाते समय और, अथवा, या, एवं आदि योजक लुप्त हो जाते हैं और वहाँ पर क्या हो जाता है, द्वंद्व समास उसे कहते हैं। आप सभी को यह परिभाषा यानी उसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अगर शब्द दिया है माता पिता और बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, तो उसका विग्रह किस प्रकार होगा, माता और पिता, यानी दोनों भी यहाँ पर आते हैं। आगे है देश विदेश, तो क्या होगा यहाँ पर, देश और विदेश। इस तरह से देखिए, रात दिन, रात और दिन, लंबा चौड़ा, लंबा एवं चौड़ा, लाभ हानि, लाभ या हानि, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, नर नारी, नर और नारी, भरा पूरा, भरा और पूरा, भला बुरा, भला या बुरा, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, देवासुर, राधा कृष्ण, धनुर्वान,
और हरिशंकर, इस तरह से जो भी यहाँ पर शब्द दिए हैं उसका विग्रह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से यह सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, आप जानिए। और भी यहाँ पर उदाहरण है, आप देख सकते हैं कि खरा खोटा, रुपया पैसा, मारपीट, माता पिता, दूध दही, है ना। ऐसे जो भी है वह सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। यहाँ पर आप और भी मैंने दिए हैं आपकी जानकारी के लिए, आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए और आप पढ़ सकते हैं ठीक से। अच्छा, तो इस प्रकार हमने द्वंद्व समास के बारे में जानकारी ली। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या था, पढ़िए आप, कि भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं, इसे योजक चिन्ह भी कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। संकेत यानी इशारा। जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण हमें खोज कर लिखना है। आप सभी को इसके उदाहरण भली भांति सभी को समझ में आए हैं, आप लिख भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको उत्तर के तौर पर इसका जो जवाब है वह मेरे तरीके से मैं यहाँ पर दूंगी। आप अपने तरीके से और दूसरे उदाहरण भी लिख सकते हैं, तो भी आपका जवाब सही होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, आप दूसरे लिखोगे तो भी आपका जवाब सही होगा। सुख दुख, धूप छाँव, खाते पीते, रात दिन, हंसते गाते, पाप पुण्य, सुबह शाम, बुरा भला, सही गलत, ऊंच नीच। आप सभी को भी अच्छी तरह से समझ में आया है ऐसा लगता है। चलो, तो हमारा जो भाषा की बात यह आज हमने देखा, यह हिंदी व्याकरण से संबंधित हमारा प्रश्न उस पर आधारित था। इसके दोनों भी प्रश्नों के उत्तर और गुणवाचक विशेषण क्या है, और जो हमने देखा द्वंद्व समास, इसके बारे में भी हमने जानकारी देखी। आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और आपको अगर कोई इसमें जानकारी समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके जवाब ज़रूर दूंगी। तो इस तरह से आज हमने व्याकरण का भाग देखा, और आगे के पाठ में हम नया पाठ लेंगे। धन्यवाद।